वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस आज की क्लास ये जो हमारी क्लास है ये बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर है। और हम अकाउंटिंग की क्लास बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में दिक्कत होती है या अकाउंटिंग इक्वेशन में या फिर जनरल एंट्री में तो ये क्लास देखेंगे तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जैसे आप लोग बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, सेवन्थ एट्थ क्लास में इक्वेशन होती है। मानिए जैसे सपोज करो, मानिए कोई एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मैंने बोला x प्लस टू इक्वल्स टू 5 है। तो यदि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे निकालती हूँ? जैसे x इक्वल्स टू 5 माइनस टू, यानी x इक्वल्स टू आ गया 3। तो ये हमारा एक बेसिक सा इक्वेशन का फार्मूला होता है, यानी जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जिसमें जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज एंड प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, यानी एक तरीके से तराजू के दो पलड़े हैं, एक तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा हमारा राइट हैंड साइड है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों ही पलड़े हमारे यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अब कई बार बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैम ये ओनर्स इक्विटी क्या है एंड व्हाट इज लायबिलिटीज़ एंड व्हाट आर असेट्स। देखो बेटा, पहले मैं मोटा मोटा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। मानिए सपोज कोई भी बिजनेस एंटिटी है। अब बिजनेस एंटिटी है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? अपना खुद का पैसा लगाना होगा, जिसको हम बोलते हैं ओनर्स कैपिटल। ठीक है, अपना खुद का उसने पैसा लगाया तो दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल, हम यहाँ पर इसको कैपिटल वर्ड का भी एक नाम दे देते हैं। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग भी लिख लेना। अच्छा, दूसरा, ये हमने कैपिटल का नाम दे दिया। अच्छा, कैपिटल का मतलब खाली इक्विटी नहीं होता। इक्विटी देखो, एक इक्विटी इस वर्ड में भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ, हालांकि ये आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, मतलब आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। देखो, एक आप लोगों ने शेयर्स का नाम सुना होगा। मान लो कोई भी बिजनेस एंटिटी है, उसने शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं। देखो, आज मैं ही हूँ, मैं सारिका गुप्ता हूँ। आज कोई बिजनेस एंटिटी मैं एस्टेब्लिश करती हूँ और आज मैं अपना पैसा खुद का लगाती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि अपनी जो मेरी कंपनी है, मैंने या जो भी मैं बिजनेस एंटिटी मैंने जिस भी नाम से मैंने या जो भी कंपनी है, फर्म है, जो भी मैंने ओपन किया है, उसमें मैंने खुद का पैसा लगाया, खुद के मेरे शेयर्स हैं। तो उसको हम खुद के जो शेयर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एक तो मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा हमारे क्या होता है? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? देखो, इनमें फ़र्क कुछ नहीं है। फ़र्क क्या है? इक्विटी जो शेयर कैपिटल होते हैं, उन वो शेयर कैपिटल पर, यानी जिसके भी शेयर्स हैं, उस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल पर एक डिविडेंड मिलता है। यानी मानिए आज मैं हूँ, मैं सारिका गुप्ता, यदि मुझे अपनी बिजनेस एंटिटी से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारा प्रॉफिट मान लिया मैं हूँ और दो तीन लोग और हैं। तो जितने भी चार लोग हैं, मान लीजिए चार लोग हैं हमारी बिजनेस एंटिटी में, और चारों को मान लिया बिजनेस एंटिटी को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और हम चारों को ने ही क्या लगाया? इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगाया। तो वो जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो 25 हज़ार यानी चारों में वो डिवाइड होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं, उनका प्रॉफिट पर पूरा राइट होता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में एक फिक्स्ड रेट पर, यहाँ पर फिक्स्ड परसेंट रेट पर एक उनको डिविडेंड दिया जाता है। उनका प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होता। मान लिया आज बिजनेस एंटिटी को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मान लिया मैंने पहले बोला, मैंने चार पार्टनर थे, मैंने यही बोला था ABCD, मान लिया जिसमें से एक मैं भी थी। हम चार पार्टनर थे किसी भी बिजनेस एंटिटी में, और उस समय पर हमारी बिजनेस एंटिटी को जो प्रॉफिट हो रहा था, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, और हम चारों ने ही इक्विटी शेयर कैपिटल में एज ए पैसा लगाया हुआ था। तो ये जो प्रॉफिट है हम चारों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी 25,000 25,000 25,000 सबको ईच को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस में क्या हो सकता है? हमारे 5 शेयर होल्डर हैं, जैसे ABCDE, एक शेयर होल्डर और है। अच्छा, ये जो चारों हैं, ये क्या है? इन्होंने पैसा किस में लगाया? इक्विटी शेयर कैपिटल में लगाया। और जबकि जो ई शेयर होल्डर है, इसने इसके जो शेयर हैं, यानी इसने पैसा तो लगाया है हमारी बिजनेस एंटिटी में,
लेकिन उसने जो शेयर खरीदे हैं वो कौन से खरीदे हैं, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल खरीदी है। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल खरीदिए, इसने जो भी पैसा लगाया है, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मान ली सपोज करो इस ई ने कितना लगाया, 50,000 रुपीज़ लगाए, यानी इसने बिजनेस एंट्री को 50,000 रुपीज़ कैश दिया है। अब जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है वो क्या है, उसका रेट मान ली सपोज करो 10% है। तो दैट मीन्स कि कंपनी को या हमारी जो भी बिजनेस एंटिटी है उसको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, तब भी इस ई शेयर होल्डर को एट द रेट ऑफ 10% यानी 50,000 का 10% यानी 5,000 इसको प्रीफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख का मान लिया आज सपोज कि किसी भी बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट होता है, तो 5 लाख इस जो ये 5,000 50,000 पे 10% के हिसाब से 5,000 हमने ई को दे दिया, पहले प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिया, क्योंकि क्यों दिया, क्योंकि इसने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लगाया हुआ था। तो ये देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचा 95,000, ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमने यहाँ सपोज किया था जितने भी ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने इक्वली पैसा लगाया, ठीक है, तो उसी बेस पर हम अब ये वाला पैसा जो भी 95,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है इन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये ओनर्स का जो अभी मैं एक आपको कंसेप्ट बता रही थी, कैपिटल का मतलब है पैसा कितना लगाया बिजनेस में ओनर्स ने। अब जैसे मैंने बोला ई जो शेयर होल्डर है उसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 50,000। अच्छा ए बी सी डी इन चारों का भी हम सपोज कर लेते हैं, इन चारों ने भी जो बिजनेस में पैसा लगाया है मैं मान लेती हूँ चारों ने इक्वल लगाया है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे लगाया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम कहेंगे ये ओनर्स की जो कैपिटल लगी है, कैपिटल कितनी लगी है यहाँ पे बिजनेस में जो पैसा लगा है वो टोटल 4,50,000 लगा है। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है, इक्विटी जो वर्ड है देखो, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है वर्ड इक्विटी। तो इक्विटी वर्ड में दोनों ही इंक्लूड होता है, यानी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक नोट डाउन कर लेना, क्लियर हो गया होगा आपको। मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। इक्विटी में दोनों ही इंक्लूड होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यानी जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्होंने इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर में जो भी पैसा लगाया उसका टोटल ही उन इसको हम क्या बोलेंगे, ओनर्स इक्विटी या फिर ओनर्स का कैपिटल। ठीक है, चलो अब ये तो हमारा क्लियर हो गया मैम। ठीक है, अच्छा क्या बिजनेस हम जो ओनर्स हैं उन्हीं के पैसे से चल सकता है। अब जैसे मैंने अभी के एग्जांपल में मैंने बोला कि यहाँ पर जो ओनर्स का पैसा लगा है वो 4.5 लाख लगा है, यानी 4 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल और 50,000 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है अब यदि हमें बिजनेस में जो पैसा चाहिए, बिजनेस में कम से कम हमें उम्मीद है कि हमें बिजनेस में पैसा कम से कम 7 लाख चाहिए। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट अब कहाँ से आएगी, ओनर्स के पास तो सिर्फ कितना है, 4.5 लाख है। तो अब और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो टोटल बिजनेस में जो भी हमारा प्रोजेक्ट का काम है बिजनेस के लिए हमें कितना चाहिए, टोटल ये कितना होना चाहिए, 7 लाख होना चाहिए। अब यदि 7 लाख चाहिए तो बाकी का रिमेनिंग पैसा कहाँ से आएगा, है ना, तो बाकी का रिमेनिंग पैसा हम कहाँ से लेंगे, कहीं से आउटसाइडर, यानी जो भी बिजनेस के बाहर के आउटसाइडर्स हैं क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, उनसे क्या लेंगे, लोन लेंगे। तो उन्हीं आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़। इनको लायबिलिटीज़ वर्ड भी हम दे सकते हैं या आउटसाइडिंग लायबिलिटीज़ वर्ड भी हो सकता है। तो यानी 7 लाख में से 4,50,000 यदि मैं माइनस करती हूँ तो कितने हैं, 2,25,000। ठीक है, तो ये हमारा आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का पैसा हो गया 2,50,000 रुपये। अच्छा ये अब देखो, अब मान लिया बिजनेस में ये मेरा पैसा आया, बिजनेस में ये मेरी एक तो कैपिटल का पैसा हो गया 4,50,000 और एक मेरा आउटसाइडिंग लायबिलिटीज़ आ गया, यानी जिनको कि मुझे बाहर उनको एक टाइम के बाद में उनको पैसा वापस भी करना है, 2,50,000। टोटल मेरे पास बिजनेस में पैसा कितना आ गया, 7 लाख हो गया। अब ये बताओ, जब मैं कोई बिजनेस एंटिटी खोलकर बैठी हूँ, बिजनेस चला रही हूँ, तो क्या ये 7 का 7 लाख रुपये मैं अपने पास एज ही जो क्या तू रखूँगी, बिल्कुल नहीं ना, है ना। मान लिया मैं आपसे, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा, मान लिया मैं बिज़नेस में इसको लगाऊंगी,
यानी अब बिजनेस में मैं लगाऊंगी तो सबसे पहले क्या होगा, मैं कुछ ना कोई ना कोई अपनी असेट्स वगैरह खरीदूंगी, है ना। बिजनेस में लगाने का मतलब ऐसे तो नहीं कि देखो यहाँ से मेरे पास पैसा आया, एक तरफ से मेरे पास पैसा आया, कहाँ से, एक तो ओनर्स का कैपिटल आया, दूसरा मैंने आउटसाइडर से ले लिया पैसा, यानी ये सब मेरे पास पैसा आ गया। अब मैं इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँगी। इन्वेस्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो या तो मेरा बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट हो सकता है, बिल्डिंग हो गया, या फिर फर्नीचर हो गया, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जब मैं कैरी करूँगी तो मुझे इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट भी मैं कर सकती हूँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा हो और मैं सोचूँ कि चलो बिजनेस एंटिटी के नाम से ही थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दूँ। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं अपने पास कैश में भी कुछ कैश इन हैंड रखूँ, कि अचानक से कोई भी किसी को भी पेमेंट करनी हो तो थोड़ा बहुत इतना कैश भी होना चाहिए, है ना। तो जो जहाँ जहाँ पर मैंने जो भी पैसा मेरे पास आया है और उस पैसे को जहाँ जहाँ पे बिजनेस में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ कॉल्ड असेट्स। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी इक्वेशन क्या बनी है, टोटल असेट्स, जिसको हम यहाँ पे जो असेट्स वर्ड दिया है यहाँ पे इसका मतलब है टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी क्या होती है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं हम इसको, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करवाती हूँ, क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन आप जब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, तो कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा देखो, प्रॉब्लम नंबर 1, सोल्व एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। Analyze the following transaction under the accounting equation approach. Commenced business with cash 5 lakh। ये हमने बिजनेस शुरू करा है। अब जहाँ पर भी ये वर्ड है कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो दैट मीन्स बिजनेस 5 लाख कैश से कौन स्टार्ट करेगा, ओनर स्टार्ट करेगा, यानी दिस इज ओनर्स कैपिटल। ठीक है। अच्छा, यदि मैंने सिर्फ यही काम किया है, अभी तक मेरा यही हुआ है, यानी बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी, यदि मैं इक्वेशन बनाऊँ, देखो इधर यदि मैं इक्वेशन लगाऊँ, ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है, और दूसरा मेरा क्या, मैं एक काम करती हूँ नीचे कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो। राइट हैंड साइड है और दूसरा मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया, यानी किस में, कैपिटल ही तो लगा, ये मेरा कैपिटल, ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यदि मैं बनाऊँ तो ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हो गई, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ कह लो, ये लायबिलिटीज़, और इधर मेरी कितनी क्या होनी चाहिए, टोटल असेट्स। ऐसे ही हमारी इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, बिजनेस में पैसा मैंने कितना लगाया, 5 लाख, तो दैट मीन्स कि जो मेरी कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे 5 लाख से कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, यानी कैपिटल का पैसा आया, कैपिटल आया कैपिटल की साइड से, यानी ओनर्स का पैसा आया 5 लाख। तो इधर यहाँ पर क्या आया, उन्होंने किस फॉर्म में आया, वो कैश की फॉर्म में आया, है ना, कैश आया ना। तो टोटल असेट्स का यहाँ पर लिखो कैश, कैश में यहाँ पे कितना आया, ये 5 लाख, ये मेरा। अब देखो, यदि मैं इसको इक्वेशन को देखूँ मेरी फर्स्ट, तो इक्वल बैठ रही है, यहाँ मेरा कैपिटल आ गया और इधर मेरा कैश आ गया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो पॉइंट्स, यहाँ पे परचेज गुड्स ₹25,000। अब मैंने गुड्स खरीदी, गुड्स, अब देखो इसका मतलब मेरे पास बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैंने गुड्स खरीदी, यानी कैश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर कि कैश में खरीदी या उधार पर खरीदी है। ठीक है, तो हम एजम्पशन कर लेते हैं कि हमने कैश में खरीदी है गुड्स। अब देखो, गुड्स कैश में खरीदी है, तो यदि तुम लॉजिक लगाओ, मेरे पास कैश आया है, पहले तो मेरे पास कैश आया था, जब मैं गुड्स खरीद रही हूँ तो अब मैं मेरे पास से कैश कम हो जाएगा, यदि मैं कैश में खरीद रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से माइनस कर दूँगी 50,000, यानी कैश कम हो गया मेरे पास, और मेरे पास गुड्स आ गई हैं, बिजनेस में मेरे पास गुड्स आ गई हैं। तो एक तरीके से मेरा ये टोटल असेट्स का एक और अकाउंट बन जाएगा, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेन वैसे तो ये परचेज़ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे परचेज़ भी लिख लेती हूँ और या फिर गुड्स भी लिख देती हूँ, अभी आप ऐसे ही समझ लो, यानी मैंने गुड्स परचेज़ की कितने की, 50,000 रुपीज़ की, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ से कैश कम हो गया 50,000 और इधर यहाँ मेरे गुड्स इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं इन दोनों का बैलेंस सबका निकालती हूँ इक्वेशन का, देखो यदि मैं इसको, ये मेरा इक्वल्स टू का साइन और ये वाला ये
देखो 5 लाख का कैश था, इसमें से 50,000 माइनस हुआ तो कितना बचे यहाँ पे 4,50,000। और अब मेरे पास गुड्स आ गई 50,000 की, और इधर मेरी कैपिटल कितने की है 5 लाख की। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन सेम चल रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल चल रही है। अच्छा अब थर्ड हमारी एंट्री क्या है यहाँ पर, पेड सैलरी रुपीज़ 10,000। 10,000 की हमने क्या दी, सैलरी पे की। अच्छा अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, जब भी हम बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस जैसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, मैं या तो सैलरी का पे कर रही हूँ, है ना, सैलरी पे कर रही हूँ स्टाफ को, जो कोई सैलरी भी हो गई, वेजेस भी हो गई। वेजेस क्या होती है, जो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर को पे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेजेस। और यदि हमारे ऑफिस में कोई भी स्टाफ होता है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट होता है, उन ऑफिसर्स को हम जो पे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सैलरी। तो अब हमारा जो एक्सपेंसेस हो सकता है वो एज ए सैलरी या वेजेस भी हो सकता है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा खर्चा हो सकता है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो कर लेना सही, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा हो सकता है, इसको कर लेना सही। अच्छा दूसरा हमारा वो क्या खर्चा हो सकता है, टेलीफोन का खर्चा भी हो सकता है ना, टेलीफोन का भी एक्सपेंसेस हो सकता है। जैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं यदि मैं अपने एक्सपेंसेस का हेड बनाऊँ तो। एक्सपेंसेस का जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, और क्या हो गया मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, मतलब स्टाफ मुझे जब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ तो मुझे स्टेशनरी और प्रिंटिंग भी तो करनी पड़ेगी, है ना। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, या फिर सेल्स प्रमोशन का खर्चा हो गया, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। या मैंने किसी को डिस्काउंट दे दी, डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दी है, ठीक है, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है। या फिर जैसे खुद से यदि आप सोचो तो बिज़नेस चलाने के लिए हमें और क्या क्या खर्चा हो सकता है, यदि खुद से सोचो तो, है ना। अब खुद से थोड़ा सा बताओ और क्या हो सकता है, बैड डेप्ट हो सकता है ना। मान लिया कि मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा, किसी को उधार पर सामान बेचा, तो जब मैं किसी को भी उधार पर सामान बेचती हूँ तो जिनको भी उधार पर सामान बेचते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। आज मैंने किसी को 1 लाख का सामान उधार पर बेचा, तो दैट मीन्स कि 1 लाख के मेरे डेटर्स हैं। अब उनमें से 1 लाख में से सिर्फ कितनों ने मुझे पैसा दिया, 90,000 का पैसा आया है मेरे पास, 90,000 का पैसा है, 10,000 का मेरे पास पैसा नहीं आया। तो इसका मतलब जो 10,000 का पैसा नहीं आया तो दैट मीन्स दिस इज़ द बैड डेप्ट, उसका हम क्या बोलेंगे, बैड डेप्ट, यानी 10,000 का पैसा नहीं आया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और एक्सपेंसेस सोचो, और क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सोचा आपने, कुछ समझ में आया, और क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा सोचो बिजनेस चलाने के लिए। देखो बिजनेस चलाने के बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जो भी तुम्हारे माइंड में है वो लिख लेना, अदरवाइज जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब पूरा आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस निकल के आएंगे। अच्छा इसी तरीके से यदि मैं इनकम की बात करूँ, अब इनकम भी हमें बहुत तरीके की हो सकती है ना। जैसे बाय सेल्स, सेल्स के थ्रू भी हमारी इनकम होगी। ये मैंने एक एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई है, यानी बिजनेस में हमारे ये एक्सपेंसेस होंगे। और यदि इनकम की मैं बात करूँ तो इनकम किस तरीके से होगी, या तो मैंने सेल किया, या फिर मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस के नाम से इन्वेस्टमेंट किया है, और उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। या फिर मुझे बाय डिस्काउंट रिसीव, देखो डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या होता है, एक तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ लिखा था, डिस्काउंट अलाउ का मतलब है जिन लोगों को, यानी जिन भी जो हमारे कस्टमर हैं जिनको हम उधार पर सामान बेचते हैं, हम उनको डिस्काउंट देते हैं। आज मैं मान ली किसी को सामान बेच रही हूँ और मान ली 100 रुपये का सामान बेच रही हूँ और उसने मुझसे डिस्काउंट ले ली 10 रुपये की, तो दैट मीन्स कि मैंने 10 रुपये की उसको डिस्काउंट दी है, अलाउ की है, तो दैट इज़ माई एक्सपेंसिव। अब हो सकता है कि मैं परचेज जब मैं करती हूँ, यानी जब भी मैं कच्चा माल खरीदती हूँ या कोई भी चीज़ परचेज़ कर रही हूँ तो मुझे डिस्काउंट वहाँ से मिलती है ना।
माने आज मैंने कहीं से परचेज़ की है, परचेज़ करने का मतलब है मैं उससे या तो कैश में भी परचेज़ कर सकती हूँ या उधार पर भी परचेज़ कर सकती हूँ। अब मैंने उससे परचेज़ की है और परचेज़ करने पर मैंने उससे बोला भैया भैया कितने का सामान है। उसने बोला 1000 रुपये का है। मैंने कहा भैया आप तो महंगा दे रहे हो, थोड़ा सा 5% डिस्काउंट पे दो। तो उसने माने सपोज़ करो मुझे 5% की डिस्काउंट पे दे दिया। 5% की डिस्काउंट का मतलब 50 रुपीज़ की उसने मुझे डिस्काउंट दे दी। तो दैट मीन्स मुझे डिस्काउंट रिसीव हुई है ना। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुई है तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी एक तरीके से हमने अर्न किया है ना। तो ये हमारी डिस्काउंट रिसीव, तो इस तरीके से ये हमारे इनकम हो सकता है। अच्छा ये अब मोटा मोटा से ये समझो आप, मान ली ये मेरा इनकम का पोर्शन है और ये मेरा क्या है, एक्सपेंसेस का पोर्शन है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है या नहीं कहलाता है। भैया मेरी आज मान लिया ये टोटल यहाँ से मुझे रिसिट्स इतनी मिल रही है इनकम के थ्रू, मुझे मान लिया 1 लाख की इनकम हो रही है और उसमें से ये मेरा एक्सपेंसेस जो हुआ है वो कितना हुआ है, 80,000 का एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट यानी कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पर किसका राइट है यदि मैं पूछूं तो, क्या कस्टमर का है, नहीं ना। या जिससे मैंने उधार सामान खरीदा है उसका है, नहीं उसका भी नहीं है। यानी ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका है, ये कैपिटल का है। कैपिटल का मतलब जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो बिजनेस के ओनर है, ठीक है, जिनकी इक्विटी लगी है, यानी जिन्होंने प्री इक्विटी शेयर कैपिटल लगाया है, या फिर इस प्रॉफिट में से प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा फिक्स कैपिटल में। ठीक है, तो ये प्रॉफिट पर राइट किसका है, ओनर्स का राइट है। तो जब भी ऐसा प्रॉफिट होता है तो हम ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ऐड करेंगे, यानी ये प्रॉफिट कहाँ ऐड होना चाहिए, वो कैपिटल में ऐड होना चाहिए, है ना। आज मानिए बिजनेस में किसी ने 4.5 लाख रुपए लगाए हैं, तो अब कल को 1 साल के बाद में उसको प्रॉफिट कितना होता है, 50,000 का या 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड होना चाहिए, है ना। यही तो हमने बोला। अच्छा चलो, ये तो चीज़ हमने सिंपली बोली, ये उनका ओनर्स के कैपिटल में ऐड होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यदि मोटा मोटा ऐसे समझो, ये हम ऐड कैसे करेंगे। देखो यदि ये कैपिटल है, शुरू में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर हम समझ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में यदि ये वाली जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इस तरीके से चल रही है, तो आज देखो यहाँ पर थर्ड उसमें यदि आज मैं कोई एक्सपेंसेस कर रही हूँ, जैसे मान लिया हमारा पॉइंट क्या था, पेड सैलरी ₹10,000। आज मैंने सैलरी पे की है 10,000 की, कैश में पे की है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ से 10,000 का कैश कम हो गया। और किसको दी है, सैलरी को दी है, सैलरी में दी है, तो सैलरी का मतलब है ये कहीं ऑफिसर्स को दी है ना। तो क्या ये मेरी असेट्स का पार्ट है, असेट्स का पार्ट तो नहीं है सैलरी। देखो जब मैंने गुड्स परचेज़ की थी, जब मैंने कैश में 50,000 का गुड्स परचेज़ की थी, मैंने यहाँ से कैश दिया और उधर से मेरे पास गुड्स आई, तो मेरी मतलब गुड्स भी मेरे पास क्या है, एक असेट्स है ना। जब मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया यानी गुड्स परचेज़ किया है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा असेट्स का ही पार्ट है। मैंने यहाँ से कैश कम हो गया और इधर मेरे पास गुड्स आ गए। यहाँ से मैंने सैलरी दी है, तो सैलरी जब मैंने दी है तो वो सैलरी वालों को दी है, वो तो ऑफिसर्स को दी है। तो क्या वो सैलरी अब यहाँ मेरे बिजनेस का पार्ट है, नहीं, वो मेरा जो सैलरी है किसका पार्ट है, वो एक्सपेंसेस का पार्ट है। और एक्सपेंसेस के केस में मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँगी। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ऐसे समझो, ये मैं कैपिटल में से माइनस कर दिया 10,000 की सैलरी जो मैंने पेमेंट की है। अच्छा सपोज़ करो अभी मुझे कुछ इनकम होती है सेल के थ्रू, तो जब मुझे कहीं से भी इनकम हो रही है, अब मुझे माने कैश में रिसीव हो रही है वो इनकम, कितने का कैश रिसीव हो रहा है इनकम का, बाय सेल्स। माने जैसे मैंने अभी बोला इनकम हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड होगी और एक्सपेंसेस माइनस होगा। माने मुझे इनकम हो रही है कोई से भी 50,000 की सेल किया मैंने, 50,000 का कैश मिला है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, 50,000 का कैश मैंने प्लस किया और इधर कैपिटल में मैं 50,000 का मैंने ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है यहाँ पे पॉइंट। अब देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा है इनकम और ये क्या है मेरा एक्सपेंसेस, है ना। और इनकम और एक्सपेंसेस इन दोनों का यदि मैं क्या करती हूँ,
डिफरेंस निकालती हूँ तो क्या है, इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ही तो है। तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। हो गया ना, हो गया। तो ऐसा समझो, जब भी हम अपनी असेट्स में से कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो एक्सपेंसेस हम हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। और जब भी हमें कोई इनकम रिसीव होगी तो वो इनकम हम क्या करेंगे, हम कैपिटल में वो ऐड कर देंगे। क्लियर। चलो ये फोर्थ पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि फोर्थ पॉइंट हमारा इमेजिनरी था, है ना, ये क्वेश्चन में नहीं था ये वाला। चलो ये हमने हटा दिया। अच्छा अब देखो, अब अकाउंटिंग हमारी इक्वेशन सही चल रही है, सही चल रही है ना। देखो अभी तक हमारे पास, यदि मैं यहाँ पर देखूँ, ये मेरा कैश कितना है, यहाँ पर कैश कितना बचा मेरे पास, 4,40,000 का। और मेरे पास गुड्स कितने हैं यहाँ पे, 50,000 के। और मेरी कैपिटल कितनी रह गई यहाँ पर, 4,90,000 के। चल रही है यहाँ पे इक्वेशन इक्वल, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। यानी हमने हमारे पास कुछ गुड्स थी, कॉस्टिंग कितने की, 20,000 वैल्यू की, और हमने उसे एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट के 25% वैल्यू पे हमने उसको सेल किया, यही तो है। अच्छा अब यदि मोटा मोटा से यदि मैं इसको देखूं, देखो इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। यहाँ पे मेरे यहाँ से कितने का गुड्स कम हुआ है, गुड्स कितने का कम हुआ है, 20,000 का ये गुड्स मेरा कम हुआ है नहीं, और मैंने उसे प्रॉफिट में बेचा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझ लो, अब मैथमेटिकली उसमें आ जाओ। 20,000 का सामान था, मैंने उसे 25% ऑन कॉस्ट, बचपन में तुमने पढ़ा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, यही ऐसे पढ़ा है ना 8th-9th में। अब कई बार ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है, ये प्रॉफिट की परसेंटेज कई बार तो कॉस्ट पर दी हुई होती है, और कई बार प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑन सेल्स ऐसे दी हुई होती है। अच्छा अब यदि मैं ये प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर दी गई है तो जो ये कॉस्ट है उसी का 25% निकालूंगी। मेरी यहाँ पर गुड्स कितने की है, 20,000 की, और मेरा इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, कॉस्ट का 25%, 20,000 का 25% कितना हुआ, 5,000। तो दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पर सेल्स कितने की हुई, मेरी 25,000 की मेरी सेल्स हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 25,000 की मेरी सेल्स हुई है। ये देखो यहाँ पे समझ में आ गया, यानी कॉस्ट, प्रॉफिट, और ये मेरा क्या है, सेल्स प्राइस, ये तो इस तरीके से। अच्छा अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाओ, यानी ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अच्छा सेल की है मैंने यहाँ पर, सेल जब मैंने किसी को की है तो उसके बदले में मुझे यहाँ पर क्या मिला है, 25,000 का। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिला होगा, कैश मिला होगा, जब भी तो कैश आया है ना मेरे पास। देखो 20,000 का सामान मेरे स्टॉक से, यानी मेरी असेट से गया है, 20,000 का असेट्स निकल गया, और मेरे पास क्या है, 25,000 का कैश आया। क्लियर, यही तो हुआ है यहाँ पे मेरा। अब इसमें आओ, अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, फोर्थ स्टेप में गुड्स मेरी कितने की कम हुई है, 20,000 की हुई है, और कैश कितना बढ़ गया मेरे पास यहाँ पर, 25,000 का। और ये जो प्रॉफिट मैंने कहा था ना, प्रॉफिट हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे मेरा, 5,000 का, ये मैंने प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर दिया। समझ में आ गया यहाँ पर। आप देखो एक तरीके से ऑटोमेटिकली ही इक्वेशन यदि देखें तो ये प्लस माइनस डिफरेंस कितना है, 5,000 और ये 5,000, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सही चल रही है अभी तक। देखो यदि मैं बैलेंस भी निकालूँ तो निकाल लेना इसको, कितना हो गया यहाँ पे, 4,15,000 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 30,000 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हुआ है 4,85,000, ठीक है। देख लो एक बार सही हुआ है नहीं, 30 ये कितना हो गया है, एक मिनट रुको, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, एक मिनट। 5,000 हमने इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पर
ये कितना हो गया, ये 1 मिनट, 4,40,000, अच्छा ये प्लस है, सॉरी, ये हो गया हमारा 4,65,000, ठीक है, प्लस था है ना यहाँ पर 4,65,000। अब देखो इक्वेशन बिल्कुल हमारी सही चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकती थी, मैंने मैंने यहाँ पर सेल किए हैं गुड्स कोस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे सामान बेचिए, नॉट इन कैश। अब समझ में आया यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या, मेरे यहाँ से गुड्स तो निकली 20,000 वैल्यू की, 20,000 का मेरा यहाँ से गुड्स चला गया, लेकिन मैंने जिसको उधार पर सामान बेचा है उसको उधार पर बेचा है, मुझे उससे कोई कैश नहीं मिला। अब देखो, जब भी हम किसी को उधार पर सामान बेचते हैं तो उस वाले केस में हम उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो ये चीज़ हम दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में, है ना। तो एक तरीके से मेरे पास डेटर्स, एक मेरा डेटर्स का भी यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यदि ये वाली एंट्री नहीं है, ये वाली मैंने बोला यदि ये वाली नहीं है, तो उस वाले केस में यहाँ पर जो ये 25,000 की मैंने एंट्री लिखी है, क्योंकि मैंने कैश में नहीं बेचा, अब मैंने किस पे बेचा, उधार बेचा है, तो उस वाले केस में 25,000 यहाँ पर कहाँ पर आएगा, डेटर्स के नीचे, डेटर्स के कॉलम में आएगा। यानी इसका मतलब मेरे यहाँ से गुड्स निकला है और मेरी एक असेट्स बन गई है, यानी आज नहीं तो कल को मुझे इनसे पैसा आना है, ठीक है, डेटर्स से पैसा आना है। तो असेट्स का मतलब होता है कि आज जो मेरे पास है, या तो मेरे पास है या जहाँ से मुझे रिसीव होना है, वो मेरी सारी टोटल असेट्स है, ठीक है। और ये जो मैंने बोला, ये आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल, इनको यदि हम कहें तो इनको हम एक तरीके से टोटल लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। अब बिजनेस एंटिटी के नज़रिए से हम देखें, आज हमने इनसे पैसा लिया है तो कल को इनको वापस भी तो करना होगा, जिनसे भी हमने उधार लिया है या जिनको हमें कल वापस करना है, दोज आर कॉल्ड एज टोटल लायबिलिटी। और आज जो हमारे पास है या फिर कल जिनसे भी हमें रिसीव होना है, जो भी हमारे डेटर्स वेटर्स हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोज आर कॉल्ड एज असेट्स, ठीक है। तो इसलिए डेटर्स किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है। तो उस वाले केस में यदि हमने कैश में सेल नहीं की है, तो उस वाले केस में हमारा 25,000 तो यहाँ से पर इंक्रीज़ हो जाएगा डेटर के नीचे से, और 20,000 हमारा ये गुड्स में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कम हुआ है। तो डिफरेंस यानी 5,000 का जो प्रॉफिट हो वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्लियर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये तो है नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ से इरेज कर देते हैं। वो मैंने सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर कराने के लिए बोला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, यहाँ पर जैसे बोला है, ये बोला है यहाँ पे ऑन कॉस्ट, कि ये जो हमने 20,000 वैल्यू का सामान बेचा है, ये 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे बेचा है। कई बार हो सकता है कि ये ऑन सेल्स हो, ऑन सेल्स, यानी आप देखो यहाँ पर जो परसेंटेज की वैल्यू दी है वो किस पर दी है, सेल्स पर दी है। जब भी जिस पर भी दी होती है हम उसको 100% मानते हैं। तो उस वाले केस में इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा सेल्स ही है। अब सेल्स पर परसेंटेज दी है तो सेल्स को हम क्या मानेंगे, 100% इक्वल्स टू, और ये कितना है 25%, तो 25% ये 100% एंड दैट इज़ द 75%, ठीक है। और ये जो 75% वैल्यू है, यानी गुड्स की कीमत कितनी दी गई है, 20,000। अब यदि इस वाले केस में मुझे ये निकालना है कि मेरी सेल प्राइस क्या है, तो मुझे कैसे निकालूंगी, सिंपल फार्मूला लगाओ, यानी 25% कितना बराबर है, 20,000 रुपीज़ के, तो 100% किसके बराबर होगा, 20,000 अपॉन 75 इंटू 100 करके निकाल लो इसको, है ना। तो जो भी आएगा तो निकाल लो इसको, जो भी आएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी सेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, पेड सैलरी इन एडवांस, हमने किसी को एडवांस में सैलरी पे की। देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम किसी को एडवांस में पे करते हैं, एडवांस में हम किसी से कुछ लेते हैं तो दैट इज़ आवर लायबिलिटी, और एडवांस में हम किसी को पे कर रहे हैं तो दैट इज़ आवर असेट्स, ठीक है। हमने सैलरी एडवांस में पे की ₹2,000, तो उस वाले केस में हमारा क्या यहाँ पर यदि काउंटिंग इक्वेशन में देखें तो हमने
कैश यहाँ से हमारा कम हो गया 2000 से, ठीक है। और एक और यहाँ पे हमारा असेट्स में ऐड आ जाएगा एडवांस सैलरी, क्योंकि एडवांस सैलरी हमने किसी को पे की है, दैट इज़ आवर असेट्स। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर इसी के नीचे, इसी के कॉलम में नीचे हमारा 2000 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं ऐड हुआ, तो एक तरीके से मतलब देखो जब तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के ये दो पलड़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये बराबर तभी रहेंगे माने आज इस लेवल पे हैं दोनों, और दोनों मैकेनिक दोनों इक्वल है। अब यदि एक पलड़े में मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ तो दूसरे पलड़े में मैं उतनी ही अमाउंट ऐड करूँगी, ठीक है, तो तब मेरी वो इक्वल चलती रहेगी। अब यदि मैं एक पलड़े में से कुछ माइनस कर रही हूँ तो दूसरे पलड़े में से भी मुझे माइनस करना होगा, तब भी मेरा इक्वल चलेगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि हमारे आज मेरे दोनों पलड़े माने इक्वल है, और यदि मैं एक में ही ऐड कर रही हूँ तो हो सकता है उसी में से मैं कुछ माइनस भी कर रही हूँ, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पर यानी ये वाला एक ही पलड़े में से माइनस हुआ है और एक में ऐड हुआ है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सेम ही चल रही है, यानी इसका डिफरेंस यदि मैं निकालूँ तो वही आएगा हमारा 4,85,000, है ना। चलो अब नेक्स्ट वो देखो, अच्छा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, एडिशनल पैसा लगाया, कितना ₹10,000 का पैसा लगाया है बिजनेस में, कैपिटल है एडिशनल कैपिटल। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कई बार क्वेश्चन में ऐसे होता है कि पहले तो इसको समझ लो, एडिशनल कैपिटल 10,000 का, अब देखो बिजनेस में पैसा लगाया है तो दैट मीन्स यहाँ से हमारी, ये मेरी 5th नंबर की थी ना, तो यहाँ पर मेरा 10,000 का पैसा और इंट्रोड्यूस हुआ है और कैश है, तो यहाँ पर मेरा 10,000 का कैश और इंक्रीज़ हो गया, इक्वल चल रहा है यहाँ पर, है ना। अच्छा दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे कह दी, कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया है होता है कि मान लिया मिस्टर ABCD है, ABCD है या मिस्टर ए है, अब उन्होंने बोला कि मिस्टर ए के पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट कह लो या सेविंग अकाउंट है, मान लिया इस टाइप से दिया है, मिस्टर ए के सेविंग अकाउंट से पैसा डिपॉजिट हुआ है इन करंट अकाउंट ऑफ मिस्टर ए बिजनेस, समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखो मान लिया ऐसे लिखा है, लिख लो आप लोग भी, नोट डाउन कर लो, मान लिया मिस्टर ए है, उनका एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और बोला गया कि सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा आया। देखो करंट अकाउंट का मतलब होता है, ये जो करंट अकाउंट होता है दैट इज़ बिजनेस अकाउंट, ये बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है, और ये जो सेविंग अकाउंट है ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दिस इज़ पर्सनल अकाउंट। अब यदि सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है, तो इसका मतलब ये बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे सीधा सीधा ये तो सिंपल ही वर्ड में लिख दिया कि इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000, तो हमने 10,000 या कैपिटल में ऐड कर दिया, उधर हमने कैश में इंक्रीज कर दिया, है ना, तो इक्वेशन। लेकिन कई बार मान लीजिए ऐसे भी लिखा होता है कि सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तब भी हम क्या करते हैं, उधर कैपिटल में इंक्रीज़ करते हैं और इधर कैश में इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है उनके पर्सनल अकाउंट से पैसा किस में आया है, बिजनेस के अकाउंट में आया है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखो यहाँ पर, नेक्स्ट एंट्री क्या, डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू बैंक। अब जो बिजनेस के पास में जो पैसा आया था, मतलब बिजनेस के पास में कुछ पैसा था 50,000 का, वो उन्होंने बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, बैंक में जमा करा दिया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ से कैश कम हो गया, कितना था, 50,000 था, 20,000 था, 50,000, ठीक है। अब बैंक यानी बिजनेस ने अपने एक और करंट अकाउंट में पैसा जमा, यानी एक बैंक भी क्या है, कैश कह लो या बैंक कह लो, है ना, बैंक का हम अलग से कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसी में कर लेते हैं बैंक का, या अदर से भी खोल सकते हो, अदर से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारा एक मैं फिर बोल रही शायद 50,000 था, 50,000 यहाँ से हमारा कैश कम हो जाएगा और इधर बैंक में हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, बैंक के कॉलम में लिख दो सेम, यानी सेम ही पर डे में हमारा 50,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी से इक्वल चल रही है, ठीक है। तो इसका टोटल निकाल लेना, ये हमारा बैंक अकाउंट 50,000
और प्लस ये हमारा शायद 2000 पता नहीं क्या था, शायद ऊपर देखना पड़ेगा अभी। फिर प्लस 30,000 और ये हमारा कितना हो गया 64 लाख, इसमें टोटल कर लेना है ना। तो यदि इक्वेशन देखोगे तो ये हमारी इक्वल चली है 4,75,000 4,75,000। समझ में आ गया यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और देखो थोड़ा सा, यदि मैं इसको प्रॉब्लम 2 को भी मैं सोल्व कराऊँ, देखो ये हो जाएगा यहाँ पर कमें बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड लैंड। इसका क्या मतलब है कि बिज़नेस शुरू किया गया, बिज़नेस शुरू किया है और बिज़नेस में शुरू में जो ओनर्स थे उन्होंने क्या लगाया, कैश दिया है और लैंड दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें क्या करना है, तुम्हें कैपिटल इंक्रीज करनी है कितने से, 2,50,000 से। ठीक है, 2,50,000 से ओनर्स की जो कैपिटल है उसे इंक्रीज करना, और उधर असेट साइड में कैश में 2 लाख ऐड करना और लैंड में 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्या, बोट मर्केंडाइजिंग फॉर असेट्स फॉर कैश 80,000 में हमने मर्केंडाइजिंग का मतलब है कुछ गुड्स खरीदी है। मतलब देखो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कैपिटल जो तुम्हारा इंक्रीज होगा कितने से हो गया 2,50,000 से। ठीक है, फिर यहाँ पर तुम कैश कर देना, कैश प्लस लैंड। ये कैश में कितना आ गया 2 लाख और लैंड में आ गया तुम्हारा 50,000 है, तो मैं इसको 0.50 लाख कर देती हूँ, है ना, जिससे कि यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन आप 50,000 ही लिख लेना। अब फिर है कि कैश में मैंने कुछ गुड्स खरीदी है नहीं 80,000 में, तो यहाँ से मैं 80,000 माइनस कर देती हूँ, 0.80 लाख कह लो, 0.80 लाख या फिर 80,000, एक ही मतलब है। यहाँ से 80,000 का मैंने कैश माइनस करा और मैंने गुड्स खरीदी, तो यहाँ पर मैं गुड्स का एक और मैंने कॉलम बना लिया। गुड्स कितने की मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से, है ना, 0.80 लाख 0.8। फिर कैश सेल्स ऑफ वर्थ 25,000 सेल्स की है मैंने। ठीक है, सेल्स की है मैंने। अब देखो एक और चीज़ मैंने बोला था कि इनकम जब भी हमारी होती है इनकम, हम डायरेक्टली इनकम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम सेल्स को यहाँ नहीं करेंगे, हम जो एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट का जो पोर्शन है प्रॉफिट का पोर्शन यहाँ से ऐड कर देंगे। देखो कैसे करना है, कैश सेल्स ऑफ वर्थ 25,000 हमने कैश सेल्स की है, कितने की 25,000 की। तो इसका मतलब हमारी यहाँ से गुड्स कुछ कम हुई होंगी, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं लिखा कि गुड्स कितने की कम हुई है या नहीं है, सिर्फ लिखा है सेल्स। अब यहाँ पे कैश तुम्हें इंक्रीज़ करना है 25,000 से। ठीक है, 0.5 लाख से कैश इंक्रीज़ करना है। अब यदि गुड्स नहीं है तो गुड्स तो तुम्हें माइनस करनी ही पड़ेंगी, है ना, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ से 25,000 ही माइनस कर दो, अदरवाइज प्रॉफिट पे ही क्या होगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 25,000 की यहाँ पर दिखा देना। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज ये यहाँ पर 25,000 की सेल्स दिखाना रॉन्ग होगा। यहाँ से हमें क्या करना होगा, गुड्स माइनस करना होगा, गुड्स माइनस करना होगा और फिर यहाँ पर प्रॉफिट वाला पोर्शन ऐड करना होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, सेल्स ऑन अकाउंट। अच्छा, एक और चीज़ वर्ड्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, सेल्स ऑन अकाउंट का मतलब जब भी ऑन अकाउंट वर्ड लिखा होता है और सेल्स के साथ में किसी का नाम लिखा होता है, सेल्स ऑन अकाउंट टू अली राजा ₹12,000, तो इस वर्ड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने किसी को सेल जो की है वो उधार पर सेल की है। तो इसका मतलब सेल्स ऑन अकाउंट टू राजा ₹12,000, हमने 12,000 की सेल्स की है। तो डेटर्स यानी एक डेटर्स का हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। डेटर्स हमारे कितने के हो जाएंगे, यहाँ पे 12,000 के डेटर्स हो गए। ठीक है, और हमने क्या करा है, सेल्स की है। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर 12,000 का ही गुड्स माइनस कर दो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दी गई कितने गुड्स पर। ठीक है, तो ऑन अकाउंट वर्ड का मतलब ध्यान रखना, या नाम दिया हो तो दैट मीन्स कि हमने उधार पर ही सामान दिया है, या कई बार परचेज के केस में दिया हो कि हमने इतने का माल सामान खरीदा है, परचेज क्या, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब हमने उधार पर सामान बेचा है। ठीक है, फिर उसके बाद अली राजा से कैश मिला है, कैश मिला है 10,000 का, तो यहाँ से डेटर्स माइनस कर देना है 10,000 और कैश इंक्रीज कर देना 10,000। फिर रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर ऑफ वर्थ ₹1,500, हमने डिफेक्टिव फर्नीचर को वापस करा है। अब देखो फर्नीचर यहाँ पर कहीं कॉलम है नहीं हमारा, वैसे तो होना चाहिए
क्योंकि फर्नीचर जब बिजनेस में होगा तभी तो हम डिफेक्टिव फर्नीचर को वापस करेंगे। कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है, लैंड की जगह पे यहाँ पे इसमें लैंड एंड फर्नीचर कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्नीचर था, हमारे पास फर्नीचर था 1500 का और हमने उसको डिफेक्टिव फर्नीचर को वापस कर दिया। अब डिफेक्टिव फर्नीचर हमने वापस किया है, तो अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, थोड़ा सा सोचो। देखो जब भी हम डिफेक्टिव फर्नीचर वापस करेंगे तो हमारा फर्नीचर में से यहाँ 1500 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1500 माइनस हो गया। अब 1500 ये हमने माइनस कर दिया। अब हो सकता है कि हमने उसके बदले में या तो कैश ले लिया है, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पर, या तो हम उसके के बदले में हमने उसे कहा कि नहीं भैया हमारे पास जो फर्नीचर आपने दिया वो गलत दिया है, तो हमने उससे 1500 का वापस कर दिया, उससे कैश ले लिया। तो उस वाले केस में या तो हम 1500 यहाँ से माइनस कर देंगे, 1500 का कैश इंक्रीज़ कर देंगे, है ना, प्लस 1500। या हम एक ऐसे एजम्पशन ले सकते हैं कि हमने उसे 1500 का फर्नीचर वापस करा है और अभी उससे अभी आना है, वो हमें रिपेयर करके देगा, ठीक है। तो उस वाले केस में एक और डेटर के नीचे पर डेटर के कॉलम में 1500 की और डाल देंगे, यानी अभी हमें वो हमारा डेटर है क्योंकि हमने उसे वापस किया है, तो वो अभी हमें देगा वापस करके, तो ये हमारा 1500 से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, पेड वेजिस 1000, रेंट इतने, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, देखो ये पेड है, हमने पे किए हैं, कैश में एक्सपेंसेस करते हैं। देखो जब भी हम, अच्छा ध्यान रख लेना, मैंने बोला आपको, मैंने अभी बोला था जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। एक तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं वो एक्सपेंसेस, यही बोला था मैंने। अच्छा, दूसरा हम कैश में से माइनस कर देते हैं, वो जो कैश में जितने भी, तो ध्यान रखना जितने भी हमारे, नोट डाउन कर लेना, जितने भी हमारे कैश में एक्सपेंसेस होते हैं कैश में से माइनस कर देंगे और उधर कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये वाले सारे हमारे कैश में से क्या है, कैश में पेमेंट किए हैं तो कैश में से माइनस हो जाएंगे तीनों और उधर कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। दूसरा, कई बार बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन वो हमारे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं। अभी देखो आप कहोगे कि यहाँ पे मैम आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है। आज मेरे बिजनेस का कोई एक्सपेंसेस तैयार खड़ा है, यानी मुझे 1 महीना हो गया और मुझे रेंट देना है, ठीक है, पूरे साल का मुझे रेंट देना है, या 1 महीना हो गया, मुझे मेरी क्लैरिटी क्रिएट हो गई, यानी मेरा एक्सपेंसेस खड़ा है कि मुझे एक्सपेंसेस करना है ये मैंने, लेकिन दिया नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे जिसे देना था मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास कैश नहीं है या मैं अगले महीने दे दूँगा, ठीक है। तो मेरी वो एक्सपेंसेस की लायबिलिटी वो ड्यू हो गई है, ठीक है, लेकिन मैंने कैश एक्सपेंसेस नहीं किया है। तो जितने भी एक्सपेंसेस मेरे ड्यू हो जाते हैं, ड्यू का मतलब है मुझे एक्सपेंसेस करने हैं लेकिन अभी तक मैंने वो दिए नहीं है। कई बार होता है ना कि मतलब हमारी वो लायबिलिटी आ जाती है कि हमें किसी को पे करना है लेकिन अभी हमारे पास कैश नहीं है और हमने उसको नहीं दिया है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास कैश नहीं है, तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब उस वाले केस में जहाँ भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नोट डाउन कर लेना, जितने भी हमारे कैश एक्सपेंसेस होते हैं तो हम कैश में से माइनस करेंगे, उधर कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं कि हमारे एक तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। दूसरा, अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी आउटसाइडिंग लायबिलिटीज़ का ठीक है, अब जितनी भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हैं वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारा किसका पार्ट है, वो आउट लायबिलिटीज़ का पार्ट है, ये लायबिलिटीज़ का पार्ट है, ठीक है। अब मान लें मेरे ये जितने भी वेजेस हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये मैंने कैश में नहीं पे किए हैं, ये मेरे सिर्फ ड्यू हो गई हैं, तो उस वाले केस में मैं ये सारे खर्चे कैपिटल में से माइनस कर दूँगी इधर, और इधर मैं यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटीज़ में ये मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी तब भी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रहेगी ना यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि इधर ही एक ही पलड़े में से यहाँ से माइनस हो रहा है और इधर यहाँ पर ऐड हो रहा है। अच्छा, अभी फिर जैसे कई बार क्या होता है कि कैश में ये तो हो गया हमारा एक्सपेंसेस वाला पार्ट, कि एक्सपेंसेस में हमारा कोई ऐसे क्या है कि हमने कैश वाला पोर्शन है तो कैश में से माइनस, उधर कैपिटल में से माइनस, कोई आउटस्टैंडिंग वाला तो कैपिटल में से माइनस और इधर हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ में ऐड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, कई बार हमारी इनकम का कोई ऐसा होता है, भैया हमने कोई किसी को सेल किया, ठीक है, और कैश में मिली है, तो कैश में
का मतलब हो गया कि हमें इनकम वाले पार्ट में कैसे करना है। देखो हमने कोई गुड्स सेल किया है ना, कैश में सेल किया, तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा, कैश में इंक्रीज हो जाएगा, कैश में इंक्रीज हो जाएगा, और जो जो डिफरेंस है यानी प्रॉफिट का पार्ट, वो हमारा इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार हमें क्या, हमने सेल तो किया और उधार पर बेचे, तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारा गुड्स में से माइनस हो जाएगा, और जो इधर फिर डेटर्स में इंक्रीज हो जाएगा, और जो डिफरेंस पार्ट होगा गुड्स और डेटर्स का, दैट इज विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट पार्ट हम किस में ऐड कर देंगे, वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इनकम वाले केस में जिन भी चीज़ों से हमें इनकम मिलती है, तो इनकम वाले केस में हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट का ऐड पार्ट करेंगे इन कैपिटल में। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये वाला हो जाएगा। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ बिजनेस हमने स्टार्ट किया यानी कैश दिया है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, तो इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज कर देना इन तीनों के टोटल से। ठीक है, फर्स्ट एंट्री यही होगी। और फिर दूसरा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कैश से ओपनिंग एंट्री 60,000 की, स्टॉक 70,000 से, और फर्नीचर 24,000 से। तो एक तरीके से हमारा ये तो हमारे 3 हेड हो जाएंगे, और इधर हमारा कैपिटल यानी इन तीनों का टोटल। टाइप राइटर परचेज किया ऑफिस यूज़ के लिए इतने का, पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए हमने टाइप राइटर, एक तो टाइप राइटर ख़रीदा हमने ऑफिस यूज़ के लिए 13,200 का, और एक पर्सनल यूज़ के लिए। अब हमारा कैश कम होगा इतने से और इतने से। ठीक है, अब हमने हमारी बिजनेस में से कैश कम हुआ, टोटल अमाउंट निकाल लेना, इसका जो भी आएगा कैश कम कर देना, और इधर असेट साइड में एक टाइपराइटर की कॉलम खोलना, और टाइपराइटर में ऐड कर देना ₹13,200। ठीक है, और लेकिन ये क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट मीन्स जब पर्सनल यूज़ के लिए होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स क्या करेंगे हम, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से कैश में से, यदि मैं यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा है, मैं यहाँ इसको रेस कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। इस वाले की अकाउंटिंग इक्वेशन मैं करा के देखती हूँ। देखो इसमें करना कैसे आपको, कि यहाँ से तो तुम्हारा 25 कैश कम हो जाएगा, ये मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन है इस तरीके से, ये मेरा कैपिटल है। ठीक है, कैश मेरा कम हो जाएगा 13,200 एंड 8,800। ठीक है, ये टोटल से मेरा कैश कम हो जाएगा। और दूसरा, अब टाइप राइटर मैंने ख़रीदा ऑफिस उसके लिए, ये मेरा 13,200 से इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो 8,800 का पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स यहाँ से माइनस हो जाएगी। ठीक है, 8,800 से देखो ये माइनस हो जाएगी 8,000 से। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज़ कितने से हो रहा है, 13,200 से, यहाँ से एक ही पलटे में से 13,200 से माइनस हो रहा है, और इधर यहाँ ऐड। तो इस तरीके से बिल्कुल इक्वल हमारे यहाँ वो आएगा। ये हो जाएगा तुमसे, गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20%, हाफ ऑफ द गुड्स वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी। गुड्स कॉस्टिंग की, इतनी कॉस्टिंग की गुड्स हमने इतने प्रॉफिट पर बेची, 20% प्रॉफिट पर बेची, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमने कॉस्ट पर एज्यूम कर लो, यानी इतने की कॉस्ट थी मेरी 52,800 की, और उसको मैंने 20% प्रॉफिट पर बेची, ये मेरा प्रॉफिट का पार्ट आ गया, ये दिस इज़ माय प्रॉफिट पार्ट। ठीक है, अब करना क्या आपको, गुड्स वाले कॉलम में से, गुड्स वाला कॉलम में से तुम्हें माइनस कितना करना है, 52,800, यही कॉलम माइनस करोगे, और कैपिटल वाले कॉलम में तुम क्या प्लस करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे, यानी प्रॉफिट जिस तरीके से तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो 52,800 इंटू 20%, जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर ऐड कर दोगे। अच्छा, अब कैश तुम्हारे पास कितना आया है, हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, आधी गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो हाफ यानी जो तुम्हारे पास, यानी गुड्स ये जितने की कॉस्ट का सामान तुमने प्रॉफिट पे बेचा है, यानी गुड्स में प्रॉफिट ऐड करके जो सेल वैल्यू है
उस सेल वैल्यू का हाफ वैल्यू तो तुम यहाँ पर रख देना कैश में इंक्रीज़ कर देना, और हाफ वैल्यू तुम डेटर्स में इंक्रीज़ कर देना, यानी डेटर्स तुम्हारे इतने इंक्रीज़ हो गए, ये सेल वैल्यू का हाफ है ना। तो जो भी सेल वैल्यू मैंने वैल्यू निकाली है वो निकाले ना तुम लोग, यानी इतनी वैल्यू का गुड्स मेरा सब्ट्रैक्ट हुआ है, इतनी वैल्यू का गुड्स मेरा माइनस हुआ है, और मैंने इतनी सेल वैल्यू पे बेचा है, ठीक है। तो सेल वैल्यू का हाफ तो मुझे कैश मिल गया, हाफ मुझे डेटर मिले हैं, और बाकी का ये प्रॉफिट मेरा कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी, हमारी इक्वल रहेगी। बाकी परचेज गुड्स फ्रॉम शिव, अब देखो इस वाले केस में क्या करोगे, हमने गुड्स खरीदी शिव से गुड्स खरीदी, तो इसका मतलब हमने सामान खरीदा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर तुम गुड्स को इंक्रीज़ कर देना 22,000 से, और हमने शिव नाम दिया है, जब भी नाम दिया हो तो इसका मतलब उधार पर खरीदी है। जब भी हम किसी से उधार पर खरीदते हैं तो यहाँ पर हमारा आउटसाइड लायबिलिटीज़ वाला क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर 22,000 और दिखा देना, ठीक है। 22,000 इधर और इधर यहाँ पर गुड्स इंक्रीज हो गई, तो एक तरीके से तुम्हारी यहाँ पर कैपिटल इक्वेशन इक्वल रहेंगी। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी कैपिटल इक्वेशन का फार्मूला होता है। हमें थोड़ा सा बस ये देखना होता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वल चले, ठीक है। चलिए अपनी क्लास यहीं तक ही रखते हैं, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे जिसमें हम जनरल एनालिटिका के बारे में सीखेंगे, यहीं तक रखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, बाकी इनके आप करके देखना, यदि अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल सेम आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपका आपको कंसेप्ट क्लियर है और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी करेक्ट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।